हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेज में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत और फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें टॉपिक है भूकंपीय तरंग और उसके जो गुण होते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात सिस्मिक वेव और इसकी जो गुण होती है उसके आधार पर, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो एक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है हमें, और वो सिस्मिक वेव पर आधारित है। एक तरीके से पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना के संदर्भ में परंपरागत दृष्टिकोण से उसको चेंज करके और सिस्मिक वेव ने क्रांतिकारी दृष्टिकोण स्थापित किया है। तो क्या है ये सिस्मिक वेव, किस तरीके से उत्पन्न होता है, क्या इसके गुण होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है सो आपको हम आपके जो YouTube चैनल है और आपके जो क्लास ऐप है उस पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है उसके बारे में बता देते हैं। तो आपका जो ये YouTube चैनल है और जो आमंत्रण क्लासेज ऐप है, इस पर आपको UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का विश्लेषणात्मक क्लास मिलता है। आपको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें आपको दोनों ही टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा और मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तीसरा, आपको सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास मिलेगा, जैसे आपको करंट अफेयर्स का मिल रहा है, पॉलिटी का कंटिन्यू मिल रहा है, और अब भूगोल का क्लास भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर की क्लास भी बहुत जल्दी शुरुआत होगी और आपको निबंध की कक्षाएं भी मिलेगी। इस संदर्भ में आपके पास यदि किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप इस मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो टाइम होता है, क्लास लिंक होता है, क्लास PDF होता है, सब आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। और अब आप मेरा क्लास, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मेरे ऐप आमंत्रण क्लासेज ऐप पर भी देख सकते हैं। तो इस ऐप को आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमसे मैसेज पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। और मैं जो आने वाला जो बिहार का BPSC का एग्ज़ाम है और CTPO का, इस बार का चैलेंज बहुत बड़ा है बिहार में, क्योंकि आपको पता है कि मोर देन 6 लाख से अधिक फॉर्म भराया है 67वीं BPSC में, अब तक का सबसे रिकॉर्ड है। तो क्लियर है कि इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने जा रहा है। एक एक प्रश्न जो है, तो इस बार जद्दोजहद की स्थिति में लोग रहेंगे एक एक प्रश्न के लिए। तो आपके रिजल्ट को आसान करने के लिए मैं बिहार का भूगोल और भूगोल से संबंधित जो भी वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं उसका सीरीज मैं आपके साथ एक लेकर आया हूँ आपके लिए। वो लाइव क्लास होगा, आमंत्रण क्लासेज ऐप पर होगा। ये 25 नवंबर को होगा। इसका टाइमिंग मैंने 4 से 5 PM रखा है। और फिर जो है सो ये 1100 रुपया केवल नॉमिनल फ़ी है। तो आप ज़रूर इससे जुड़िए और बेनिफिट उठाइए। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आज भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पर हम लोग भूकंपीय तरंग और उसके गुण पर चर्चा करेंगे। भूकंपीय तरंग एवं उसके गुण। तो सिस्मिक वेव क्या होते हैं और उसके गुण क्या होते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ ध्यान में मैं आपको बता दूं कि भूकंप क्या है, कैसे होता है, इस पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे। यहाँ केवल हमारा मूल फोकस कहाँ पर होगा कि सिस्मिक वेव क्या होता है और इसके गुण क्या होते हैं। तो भूकंपीय तरंगे क्या होती है और इसके गुण क्या होते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि भूकंपीय तरंगे जो होती है वो क्या होती है। किसको हम लोग कहेंगे भूकंपीय तरंगे क्या होती है, या फिर इसको हम ये कहेंगे कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कैसे उत्पन्न होते हैं, सिस्मिक वेव कैसे उत्पन्न होते हैं। दूसरा जो इसमें सेगमेंट हो जाएगा वो सेगमेंट क्या हो जाएगा कि भूकंपीय तरंग के प्रकार, सिस्मिक वेव के प्रकार, भूकंपीय तरंग के प्रकार। तो जो सिस्मिक वेव होते हैं इसको मेनली हम लोग दो कैटेगरी में रखते हैं। इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं भूगर्भिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगर्भिक तरंग, बॉडी वेव कहते हैं, या इसको भूगर्भिक तरंग कहते हैं। और दूसरा जो तरंगे होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सतही तरंग कहते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस वेव कहते हैं।
तीसरा हम लोग देखेंगे कि जो भूकंपीय तरंगे होती है इसकी ऑल ओवर विशेषता क्या होती है, विशेषता क्या होती है, तरंग के सहारे विशेषता क्या होती है। और इस विशेषता के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये जो सिस्मिक वेव है पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताने में कैसे सहायक, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इंटीरियर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रमाणित करने में कैसे सहायक है, जो वैज्ञानिक एविडेंस देता है प्रमाणित करने में सहायक कैसे है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सहायक कैसे, तो ये पूरा जो लेक्चर है ना ये 2 वीडियो में आएगा। एक में हम लोग 3 सेगमेंट पर चर्चा करेंगे कि भूकंपीय तरंगे क्या होती है, कैसे उत्पन्न होता है। इसी में हम लोग चर्चा करेंगे भूकंपीय तरंग के जो प्रकार हैं वो हम लोग देखेंगे, और फिर जो इसकी विशेषता होती है इस पर हम लोग देखेंगे। और इसको ध्यान में रखेंगे, जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि जो सिस्मिक वेव है उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आया है, अर्थ का अंतस्थ कैसे है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भूकंपीय तरंगें क्या होती है और किस प्रकार की होती है। तो जो भूकंपीय तरंगें होती है इसके उत्पन्न होने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा कहाँ पर, तो सबसे पहले हमें चलना होगा भूकंपीय तरंग के प्रकार पर। भूकंपीय तरंग के प्रकार, भूकंपीय तरंग के प्रकार। तो जैसे मैंने पहले ही बताया है आपको कि जो सिस्मिक वेव होता है इसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 प्रकार की सिस्मिक वेव होती है। और ये जो 2 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होते हैं इसमें एक होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूगर्भिक तरंग कहते हैं, भूगर्भिक तरंग, भूगर्भिक तरंग होती है। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सतही तरंग कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, सरफेस वेव कहते हैं। तो ये जो भूगर्भिक तरंगे होती है ये उत्पन्न कहाँ पर होती है और कैसे ये काम करता है उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो भूगर्भिक तरंगे जो होती है ये क्या होता है कि फोकस के पास उत्पन्न होता है, फोकस के पास उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कहाँ पर उत्पन्न होता है, तो फोकस के पास उत्पन्न होता है। फोकस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस को हम लोग और 2 नाम से जानते हैं, इसको भूकंप मूल भी कहते हैं, भूकंप मूल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं। तो भूकंप मूल, हाइपोसेंटर को फोकस कहते हैं। इस फोकस के पास क्या होता है कि इस फोकस के पास ये तरंग उत्पन्न कैसे होती है, तो फोकस के पास पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा से, पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के निष्कासन से होता है। पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा रिलीज होती है तो पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के निष्कासन से उत्पन्न होती है, पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के निष्कासन से। और पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के निष्कासन से जब ये तरंगे उत्पन्न होती है, तो जैसे अब इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के धरातल के किसी भी गहराई पर, हालांकि गहराई के आधार पर अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन होता है जिसमें शैलो फोकस वाला होता है, इंटरमीडिएट फोकस वाला होता है और डीप फोकस वाले होते हैं। लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी के सर्टेन गहराई में धरातल से भूकंप की उत्पत्ति हुई है। तो जिस बिंदु पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भूकंप मूल कहेंगे या हाइपोसेंटर कहते हैं। इसी फोकस के पास क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के निष्कासन से जिस तरंग की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूगर्भिक तरंग कहते हैं, भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। फोकस के पास ये तरंगे उत्पन्न होती है और फोकस के पास उत्पन्न होने के बाद क्या होता है कि ये जो भूगर्भिक तरंगे होती है चारों दिशाओं में चलती है और धरातल के ऊपर भी प्रवेश, धरातल के ऊपर भी आती है। और ठीक यहाँ से ये क्या होगा, जिसका प्रोपागेशन होगा वो बिल्कुल सर्कुलर वे में होते जाता है।
तो भूगर्भिक तरंग हम लोग किसको कहेंगे? भूगर्भिक तरंग उस तरंग को कहेंगे जिसकी उत्पत्ति फोकस के पास होती है। तो अब उत्पन्न होता है कि फोकस क्या है? तो फोकस वह बिंदु है जहां पर धरातल के नीचे भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप की उत्पत्ति के समय जो पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के निष्कासन से जिस तरंग की उत्पत्ति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूगर्भिक तरंग कहते हैं। अब ये भूगर्भिक तरंग जिस बिंदु से उत्पन्न होता है वहां से उत्पन्न होने के बाद वो चारों दिशाओं में चलता है और पृथ्वी के अंतरतम में भी क्या होता है? गहराई में वो प्रवेश कर जाता है। इसको कायिक वेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायिक वेव कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी रूपी शरीर के अंदर में चलता है, पूरे शरीर में चलता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? कायिक वेव कहते हैं। अब ये जो भूगर्भिक तरंगे होती है, मूल रूप से भूगर्भिक तरंगे जो होती है दो प्रकार की होती है। जो भूगर्भिक तरंगे होती है वो क्या होती है? भूगर्भिक तरंग दो प्रकार की होती है। भूगर्भिक तरंग, तो भूगर्भिक तरंगे जो दो प्रकार की होती है मूल रूप से, हालांकि इसका जो सब पार्टिकल वेव भी होता है। तो एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पी तरंग कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस तरंग कहते हैं। एस तरंग, हालांकि पी का सब पार्टिकल वेव भी होता है जिसको पी स्टार और पीजी कहेंगे, और इसी तरीके से एस स्टार एसजी तरंगे भी होती है। तो वो ऑप्शनल पेपर में काफ़ी डीप डिस्कशन में हम लोग जाते हैं तो करते हैं। जीएस में आपको यहीं तक रहना है कि पी तरंग होता है और एस तरंग होता है, लेकिन यदि आपका ऑप्शनल पेपर है तो आपको फिर पी स्टार एस स्टार के बारे में भी जानना होगा, पीजी और एसजी के बारे में भी जानना होता है। तो जो पी तरंगे होती है इसकी जो विशेषता होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसकी पहली विशेषता होती है, इसको हम लोग प्राथमिक तरंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग कहते हैं, प्राइमरी वेव कहते हैं। प्राइमरी वेव क्यों कहते हैं? कि यदि मान लीजिए ये धरातल का अर्थ स्टेशन है कोई, और यहाँ पर यदि मान लो सिस्मोग्राफ लगा हुआ है, तो सिस्मोग्राफ में जिस भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले मेजर्ड किया जाता है वो कौन सा होता है? पी तरंग होगा। ये हो जाएगा पी तरंग, ये होता है एस तरंग, और ये होता है एल तरंग। तो भूगर्भिक तरंगों में जो पी तरंग होता है इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। प्राथमिक तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकेंद्र पर सबसे पहले यही पहुंचता है और सिस्मोग्राफ सबसे पहले पी तरंग को ही क्या करता है? मेजर करता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है? तो ये जो भूगर्भिक तरंगों में पी तरंगे होती है ये तीनों माध्यम में गमन करता है। तीनों माध्यम में गमन करता है। तीनों माध्यम में, तीनों माध्यम कहने का क्या अर्थ हुआ? कि ये जो है ठोस में भी जाएगा, ठोस के साथ साथ ये द्रव में भी जाएगा, और द्रव के साथ साथ क्या होगा? ये गैस में भी जाएगा। लेकिन ठोस में गति सबसे अधिक होती है। ठोस में गति सबसे अधिक, यानी कि पी तरंगे सबसे अधिक गति किस माध्यम में होगा? तो पी तरंग की सबसे अधिक गति जो होगी वो ठोस माध्यम में होती है। ठोस माध्यम, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि भूगर्भ में जब ये तरंगें चलना शुरू करेगी पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो पी तरंग का वेग जहाँ पर हमें सबसे अधिक प्राप्त होगा वहाँ पर क्या होगा? चट्टानें ठोस अवस्था में होगी, क्योंकि ठोस में इसकी गति सबसे अधिक होती है। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि ये अनुदैर्घ्य तरंग की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति व्यवहार करता है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग की भांति व्यवहार करता है। अनुदैर्घ्य तरंग की भांति व्यवहार करता है। और ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग की भांति व्यवहार करने का अर्थ ये हुआ, ये जिस माध्यम में संचरित होगा उस माध्यम में क्या करेगा? जिस माध्यम में यानी जिस चट्टान में संचरित होगा उस माध्यम में ये संपीडन और विरलन को उत्पन्न करेगा। संपीडन और किसको उत्पन्न करेगा? तो संपीडन और विरलन को उत्पन्न करेगा। कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, इसका अर्थ है कि जिस माध्यम में ये चलेगा एक जगह क्या करेगा? चट्टानों को कंप्रेस कर देगा, तो दूसरे जगह चट्टानों को क्या करेगा? खींच देगा। जहाँ पर कंप्रेशन होगा वहाँ पर संपीडन होगा, और जहाँ पर खिंचाव होगा वहाँ पर क्या होगा? विरलन होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भूकंप के समय जो धरातलीय चट्टानों में कहीं पर आप देते हैं कि भूखंड ऊपर उठ जाता है, वो इसी तरह का गुण होगा। जब ये कंप्रेस करता होगा तो भूखंड ऊपर,
और सड़कें सब फट जाती है। तो जब ये खींचता होगा तो उस समय क्या होगा चट्टानें क्रैक्स आती होंगी। तो इस तरीके से इसके माध्यम का क्या होता है, प्रोपागेशन संचरण होता है, ये ध्यान में रखेंगे। और जितने भी भूकंपीय तरंगें होती है उनमें सबसे अधिक गति से चलने वाली तरंगें होती है, सबसे अधिक गति से चलने वाली तरंगें। तो ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी विशेषता पी तरंग की है या नहीं, और किस तरीके से ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देगा, वो हमें ध्यान में किसको रखना है, दूसरे पॉइंट को। क्योंकि जाएगा तो तीनों माध्यम में, लेकिन ठोस में इसकी गति सबसे अधिक होगी। तो इसका अर्थ है कि भूगर्भ में जहां पर इसकी गति अधिक होगी वो ठोस होगा, कहीं पर गति कम हो रही है, ठोस में जाने बढ़ने के बाद कम हो रही है, तो इसका अर्थ है कि वो द्रव माध्यम हो सकता है। इसी तरीके से जो एस तरंगे होती है, तो इसकी पहली विशेषता क्या होती है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्वितीयक तरंग। द्वितीयक तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि अधोकेंद्र पर जो दूसरा थ्रस्ट जाता है वो इसी तरंग का जाता है, और सिस्मोग्राफ जो दूसरा तरंग को मेजर करता है वो एस तरंग को, तो इसको द्वितीयक तरंग कहते हैं। ये जो तरंगें होती है तो ये क्या होती है ना कि ये केवल ठोस माध्यम में गमन करता है, केवल ठोस माध्यम में। किस माध्यम में गमन करता है, तो ये तरंग केवल ठोस माध्यम, अर्थात ये द्रव और गैस में नहीं जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि यदि ये द्रव और गैस में नहीं जाएगी तो जहां भी पृथ्वी के अंदर जितनी गहराई तक ये जाएगी, जहां तक जाएगी वहां तक ठोस माध्यम होगा, और जहां से ये अपना मार्ग बदल लेगी वहां से क्या होगा, द्रव या गैसीय मीडियम होगा। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पी तरंग के तुलना में ज़्यादा वैज्ञानिक प्रमाण, मोर साइंटिफिक एविडेंस जो है वो एस तरंग देता है, क्योंकि ये तो केवल एक माध्यम में जाता है और जहाँ तक जाएगा वो ठोस होगा, और जहाँ से अपना मार्ग बदल लेगा, जिस गहराई से अपवर्तन होकर वापस आ जाएगा, परावर्तित होकर वापस आ जाएगी, वहाँ से क्या होगा, या मार्ग बदल लेगा, वो क्लियर एविडेंस दे देगा कि ये इसके बाद या तो द्रव का एरिया है या गैस का एरिया है। तीसरा इसकी विशेषता क्या होती है कि ये अनुप्रस्थ तरंग की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, तो अनुप्रस्थ तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो अनुप्रस्थ तरंग की भांति व्यवहार करता है, इसका अर्थ ये हो गया कि जिस माध्यम में ये तरंगे जाएंगी उस माध्यम में क्या करेगी, जिस माध्यम में ये तरंग जाएगी उस माध्यम में श्रृंग और गर्त का निर्माण करेगी। ये क्या बनाएगी, श्रृंग और गर्त का निर्माण करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ये माध्यम है तो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या होगा कि ये इस तरीके से श्रृंग गर्त बनाते हुए तरंगे मोशन करेगी। तो इसमें श्रृंग का निर्माण होगा और इसमें क्या होता है, गर्त का निर्माण होगा। तो इस तरीके से इसके माध्यम में क्या होगा, तरंगे संचरित होती है। और पांचवा इसकी विशेषता हो जाएगी कि पी तरंग के तुलना में इसका वेग कम होता है। इसका वेग क्या होता है, इसका वेग पी के तुलना में कम। तो इसका जो वेग होता है पी के तुलना में क्या होता है, पी के तुलना में कम। तो इतना आप याद रखेंगे। और जो पी स्टार एस स्टार होता है, जो पी जी एस जी होता है, वो आपको जीएस के लिए उतना ध्यान में नहीं रखना है, जीएस के लिए ये सफिशियंट है। और अब जो हमने, तो ये पांचों पॉइंट आप याद रखेंगे। अब जो हमने आपको बताया था कि तरंगें दो प्रकार की होती है, भूगार्भिक तरंग था। भूगार्भिक तरंग क्या होता है, कितने प्रकार के, और दोनों तरंगों की क्या विशेषता होती है, ये आपने जान लिया है। अब जो दूसरी तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सतही तरंग कहते हैं। तो जो सरफेस वेव होता है, सतही तरंग, इसकी क्या विशेषता होती है और किस तरीके से ये काम करता है, कैसे उत्पन्न होता है वो। तो सतही तरंग जो उत्पन्न होता है, इसके उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है, बेसिकली होता है क्या है कि जब भूगार्भिक तरंग, जो भूगर्भिक तरंग है, ये धरातलीय चट्टानों में प्रवेश करती है। तो जब भूगर्भिक तरंग कहाँ प्रवेश करती है, जब भूगर्भिक तरंग धरातलीय चट्टानों में प्रवेश करती है, धरातलीय चट्टानों में प्रवेश करती है। जब भूगर्भिक तरंग धरातलीय चट्टानों में प्रवेश करती है तो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, प्रवेश करती है
तो चट्टान और तरंग के बीच क्या होता है? तो चट्टान और तरंग के बीच अन्योन क्रिया होती है। चट्टान और भूगर्भिक तरंग, तो चट्टान और तरंग के बीच क्या होती है? तरंग के बीच अन्योन क्रिया होती है, अन्योन क्रिया। और इसी अन्योन क्रिया से इसका अर्थ ये होता है कि चट्टानें भी तरंग को प्रभावित करती है और तरंगें भी चट्टान को प्रभावित करती है। उसको अन्योन क्रिया कहते हैं। इस अन्योन क्रिया होती है कि बीच अन्योन क्रिया से इस तरंग की उत्पत्ति होती है, यानी कि इस तरंग की उत्पत्ति। तो सतही तरंग जो होती है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो जब भूगर्भिक तरंगें कहाँ पहुँचती है? धरातलीय चट्टानों में। तो धरातलीय चट्टान और भूगर्भिक तरंगों के बीच म्यूचुअल इंटरेक्शन, अन्योन क्रिया होती है, उसी के परिणाम स्वरूप ये तरंगें उत्पन्न होती है। हालांकि ये तरंगें जो होती है दो प्रकार की होती है, इसमें भी पी और एल वेव है, लेकिन नॉर्मली जो आप एल वेव जानते हैं वो जानिए। तो इसे जो है सो क्या कहते हैं? इसे एल तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? एल तरंग कहते हैं। और एल तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको लब नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। लब नामक साइंटिस्ट ने, लब नामक वैज्ञानिक ने खोज की है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? लब नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? लब तरंग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? लब तरंग कहते हैं, लब तरंग कहते हैं। और ये जो लब तरंगे होती है इसकी क्या विशेषता होती है, किस तरीके से, वो आप ध्यान से देखिए। ये जो एल तरंगे होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सतही तरंग कहते हैं, सरफेस वेव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सतही तरंग कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये केवल क्रिस्टल रॉक में चलेगा, धरातलीय चट्टानों में, ये भूगर्भ के अंदर प्रवेश नहीं करती है। दैट्स वाई ये क्या कहलाता है? सतही तरंग कहते हैं। ये जो सतही तरंगें होती है ये तीनों माध्यम में चल सकती है, तीनों माध्यम में, यानी कि ये ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, तीनों माध्यम में गमन करती है। ये जो सतही तरंगे होती है सबसे लास्ट में पहुंचता है अधिकेंद्र के पास। सबसे अंत में कहाँ पहुंचता है? अधिकेंद्र के पास। सबसे अंत में अधिकेंद्र के पास। अधिकेंद्र क्या होता है? तो भूकंपीय तरंगे धरातल के जिस बिंदु पर सबसे पहले पहुंचते हैं उसको अधिकेंद्र कहते हैं। और फोकस और अधिकेंद्र एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर जुड़े होते हैं, यानी कि ये हो जाएगा इसका एपी सेंटर और तब यहाँ फोकस होना चाहिए। इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं सबसे अंत में। और ये तरंगें जो होती है सबसे अधिक विनाशकारी होती है, सबसे अधिक विनाशकारी होती है, सबसे अधिक विनाशकारी। इसका अर्थ ये है कि कहीं पर यदि भूकंप आता है तो वहाँ पर जो विनाश होगा वो भूकंप के लास्ट फेज में, शुरू में कम। तो ये इसकी विशेषता है। और जैसे ही बताया कि ये लब तरंग है, तो लब तरंग वैसे ही मानव जीवन में भी, आप लोगों के भी बॉडी में लब वेव उत्पन्न होता हो। लब वेव जब उत्पन्न होता है तो ये बड़ा ही जो है सो चैन नींद खोने वाला होता है, विनाशकारी होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो लब तरंग है, यानी कि जो सरफेस वेव है, सबसे अधिक विनाशकारी होता है। तीनों माध्यम में चलेगा, केवल क्रिस्टल रॉक में चलता है, अन्य में नहीं। हालांकि इसको जैसे मैंने पहले कहा, और यदि हम बहुत ही साइंटिफिकली जानेंगे तो ये भी दो प्रकार का होता है सतही तरंग। पी वेव होता है और आर वेव होता है, एल वेव और आर वेव। एल वेव को लब तरंग कहते हैं, आर वेव को रेलिक वेव के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आप पी, एस और एल के रूप में ही इसे जानिए जीएस के दृष्टिकोण से। अब ये जो भूगर्भिक तरंगे होती है इसकी जो कुछ, अब ऑल ओवर जो इसकी विशेषता होती है भूगर्भिक तरंगों की, चाहे वो पी वेव हो, चाहे वो एल वेव हो, चाहे वो एस वेव हो, तो इसकी ऑल ओवर क्या विशेषता होती है? तो सबसे आप ध्यान से देखिए, जो भूकंपीय तरंगे होती है इसका जो वेग होता है, इसका वेग निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पर, माध्यम के घनत्व पर और इलास्टिसिटी पर। माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर इसका वेग निर्भर करता है, प्रत्यास्थता पर वेग निर्भर करता है, माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर। तो माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर जो भूकंपीय तरंग का वेग निर्भर करता है, इसका अर्थ ये होता है कि यदि
चट्टान का घनत्व बढ़ता है, यदि चट्टान का घनत्व, माध्यम का अर्थ क्या है यहाँ पे, चट्टान एक तरीके से, तो यदि चट्टान का घनत्व बढ़ता है तो तरंग का वेग भी बढ़ेगा, तो तरंग का वेग भी बढ़ता है, तो तरंग का वेग भी बढ़ता है। यानी कि यदि चट्टानों का घनत्व बढ़ा तो तरंग का वेग बढ़ता है, और ठीक इसका अपोजिट, यदि घनत्व कमेगा, यदि घनत्व कम तो वेग भी क्या होगा, यदि घनत्व कम तो वेग भी कम हो जाएगा, तो वेग भी घटेगा। यानी कि जो वेलोसिटी होती है भूकंपीय तरंगों की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रॉक के डेंसिटी का, पहली विशेषता। दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है भूकंपीय तरंगों का, कि इसका जो धरातल के अंदर मार्ग होता है, तो भूकंपीय तरंगों का धरातल के अंदर जो मार्ग होता है वो सीधा नहीं होता है, बल्कि इसका जो मार्ग होता है ये उभय अवतल मार्ग का अनुसरण करते हैं। किस मार्ग का, उभय अवतल मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि धरातल के नीचे सिस्मिक वेव फोकस के पास उत्पन्न होने के बाद कुछ इस तरीके से चलना शुरू होती है, इस तरीके से चलती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभय अवतल मार्ग का अनुसरण करते हैं, उभय अवतल मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो धरातल के नीचे, भूगर्भ के नीचे भूकंपीय तरंगे इसी उभय अवतल मार्ग का अनुसरण करते हैं। और इसका रीजन क्या है, इसके उभय अवतल मार्ग होने का कारण जो है, ये जो उभय अवतल मार्ग पर चलते हैं इसका कारण क्या है, तो ये भी आप जान लीजिए। इस उभय अवतल मार्ग के फॉलो करने का कारण है घनत्व का डिफरेंस है, चट्टानों के घनत्व का अंतर। घनत्व के अंतर के कारण ही ऐसा होता है कि ये उभय अवतल मार्ग का अनुसरण करते हैं। दूसरी इसकी विशेषता हुई। तीसरी जो इसकी विशेषता होती है भूकंपीय तरंगों की, वो तीसरी विशेषता क्या होती है, तो भूकंपीय तरंगों में भी क्या होता है कि परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है। परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। तो भूकंपीय तरंगों में जो परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है, इसका अर्थ क्या निकलता है, तो हम ऑप्टिक्स के नियमों से समझ सकते हैं। परावर्तन से क्या होता है कि जब भूकंपीय तरंग चलेगी तो किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट लेना, इसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा परावर्तन। तो इस तरीके से इसमें परावर्तन का भी गुण होता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि तरंगे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो वेलोसिटी है या अन्य वो घनत्व पर निर्भर करता है। अपवर्तन में क्या होगा, इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये अविलंब हो जाए और इसको हम मान लेते हैं कि ये एक तरीके से सघन माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, ये है सघन माध्यम। और ये कौन सा माध्यम है, ये है विरल माध्यम। ये हो जाए सघन माध्यम और ये क्या हो जाए विरल माध्यम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं या अविलंब कहते हैं। तो जब कोई भूकंपीय तरंग, या जैसे प्रकाश की किरणों में होता है, ठीक उसी तरीके से जब कोई भूकंपीय तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अविलंब से क्या होगा, दूर भागेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन यदि कोई भूकंपीय तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो क्या होगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, यानी कि अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो भूकंपीय तरंगों में ये परावर्तन और अपवर्तन का गुण पाया जाता है। और इसी अपवर्तन के गुण के कारण, और जो कहते हैं कि चट्टानों के घनत्व का डिफरेंसेज होता है, इसके कारण क्या होता है कि भूगर्भ में कई संक्रमण जोन हमें प्राप्त होते हैं। तो बिहार का जो पीसीएस का जो सीडीपीओ का और बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, इसका मैं एक भूगोल आधारित जो सीरीज है आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ। 25 नवंबर इसका समय है, 4 से 5 PM क्लास की टाइमिंग रहेगी। मात्र 1100 रुपये फीस है। आप इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए यदि आप बीपीएससी और सीडीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। 100% एक भी क्वेश्चन आपके पीटी का इस सेक्शन से यदि आएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। तो जरूर आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए।
और अब जैसे मैंने देखा तीसरा, चौथा क्या होता है कि जो धरातल के नीचे क्या है कि कई असंतत्य के क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी का क्षेत्र पाया जाता है, जिसको असंबद्धता का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? असंबद्धता का क्षेत्र, असंबद्धता का क्षेत्र। तो धरातल के नीचे जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, जो असंबद्धता का क्षेत्र होता है, इस असंबद्धता के क्षेत्र की विशेषता क्या होती है वो आप पहले ध्यान से देखिए। तो ये जो असंबद्धता का क्षेत्र होता है, इसकी पहली विशेषता होती है कि यहाँ पर चट्टान का घनत्व अचानक चेंज होता है। चट्टान का घनत्व क्या होता है? अचानक बदलता है। चट्टान का घनत्व अचानक बदलता है, अचानक बदलता है। और जाहिर सी बात है कि अभी हमने आपको बताया है कि भूकंपीय तरंगों का वेग चट्टानों के भी घनत्व पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि यदि चट्टान का घनत्व अचानक बदलता है तो यहाँ पर तरंग का वेग भी चेंज होगा, तरंग का वेग बदलेगा, तरंग का वेग चेंज होगा, तरंग के वेग क्या होंगे? बदलेंगे, यानी उसकी गति चेंज होंगे, बदलेंगे। और तीसरा, इस ये जो होता है ना, एक प्रकार का क्या होता है कि इसका अर्थ है कि ये संक्रमण जोन है, संक्रमण जोन है। ट्रांजिशनल, चट्टानों का ट्रांजिशनल एरिया होता है, संक्रमण जोन है। ये लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी की विशेषता होती है। और ये जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसकी पहचान जो की गई है इसी आधार पर कि जो चट्टान का सडन घनत्व बदलता है, उसके कारण तरंगों का वेग बदल जाता है, वो असंबद्धता का क्षेत्र है। तो भूगर्भ में हमें, धरातल में हमें नॉर्मली 5 असंबद्धता का क्षेत्र मिलता है, 5 असंबद्धता का क्षेत्र मिलता है, 5 असंबद्धता का। तो जो 5 असंबद्धता का क्षेत्र मिलता है, ये कौन कौन होता है? तो सबसे पहले इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोनार्ड की असंबद्धता या बोनार्ड, कोनार्ड की असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोनार्ड की असंबद्धता। ये कहाँ पर होगा आपको बताएंगे। दूसरा एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोहो की असंबद्धता। मोहो की असंबद्धता के बाद एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं रैपिटी की असंबद्धता, रैपिटी की असंबद्धता। फिर इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग की असंबद्धता, गुटेनबर्ग की असंबद्धता। और फिर एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं लेहमैन की असंबद्धता, लेहमैन की असंबद्धता। तो ये 5 असंबद्धता के क्षेत्र। हाल में वैज्ञानिकों ने कुछ और लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी की खोज की है, जिसमें एक जो है सो सैंग्विन की असंबद्धता भी है। तो ये याद रखें। अब ये जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इनके किनके बीच है, ये जब अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जो अभी आपने जो भूकंपीय तरंग पर है उनका जो गुण पढ़ा है, प्रॉपर्टी, उसके आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिली है, वो जब डिस्कशन करेंगे तब आपको बताएंगे कि कोनार्ड किसके किसके बीच होगा, मोहो किसके बीच होगा, रैपिटी किसके बीच होगा, गुटेनबर्ग किसके बीच होगा और लेहमैन किसके बीच होगा। तो इसमें जो मूल उद्देश्य था, प्रयोजन ये था कि आप सिस्मिक वेव को जान लीजिए, सिस्मिक वेव के प्रकार को जान लीजिए और सिस्मिक वेव की जो विशेषता होती है उसको आप जान लीजिए। अब इसके आधार पर जो आपने जाना है पी तरंग का, एस तरंग का, एल तरंग का, वो हम आपको बताएंगे कि इससे किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो परंपरागत ज्ञान था वो कैसे चेंज हुआ और किस तरीके से इसने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। तो तब तक इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम सिस्मिक वेव के आधार पर जो अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में बताएंगे और ये जो 5 डिसकंटिन्यूटी है किसके किसके बीच होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबसे बड़ी बात है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अन्य वीडियो भी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सभी को थैंक यू है, धन्यवाद।